आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक, सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का दूसरा नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है ना, एंड दे आर मोस्टली आइसोलेटेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ's क्रस्ट। ठीक, सो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर and exist in the earth's crust. ठीक, that is why the term alkaline earth metals is given to group 2 elements. ठीक है, इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम एंड बैरियम। ठीक, तो अगर हम कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम और बैरियम के ऑक्साइड्स की बात करें, they were even known before the discovery of these elements. ठीक है ना, मतलब जब तक इनके ये एलिमेंट्स बैरियम, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम और बैरियम अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है ना, एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे एंड दे वर फाउंड टू बी अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है ना, दैट इज व्हाई दीस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें, इनमें कौन कौन सा मेंबर है ग्रुप 2 में? ग्रुप 2 में आता है पहले ही बेरिलियम, head element of the alkaline earth metals. Then we have magnesium जिसका atomic number 12 है, then we have calcium atomic number 20, then strontium atomic number 38, then barium atomic number 56 and radium atomic number 88. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स के ऑकरेंस की। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स ऑकर कैसे होते हैं? ठीक, इनके मतलब इनका मोड ऑफ ऑकरेंस क्या है नेचर में। ठीक, सिंस वी नो, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर। ठीक, और जो कोई एलिमेंट रिएक्टिव होता है वो अर्थ's क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे कुछ ओर्स लिखे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के और स्ट्रॉन्शियम के। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे वो ये कि मैग्नीशियम जो है, अगर हम इसकी एबंडेंस की बात करें, मैग्नीशियम इज द 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट। ठीक, मैग्नीशियम इज द 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट। ठीक, इसी तरीके से कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम इज द 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट। ठीक, सो मैग्नीशियम और कैल्शियम काफी एबंडेंस में पाए जाते हैं और बाकी बेरिलियम, सिट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम जो है ये उतना ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक, और उनमें से जो लास्ट वाला एलिमेंट है रेडियम। ठीक, तो रेडियम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि रेडियम इज अगेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो यू रिमेंबर out of the alkaline earth metals, radium, which is the last element of the alkaline earth metals, it is radioactive in nature. ठीक, तो कुछ और हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट बेरिलियम की अगर हम बात करें, बेरिलियम mostly exists in the earth's crust in the form of the ore which is called as beryl. ठीक, and beryl is a combination of 3 types of oxides. ठीक, it contains 3 moles of beryllium oxide, aluminium oxide and silicon dioxide. ठीक है ना, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट और है इसका, दैट इज फिनासाइट। ठीक, और फिनासाइट की कंपोजिशन क्या है? Be2SiO4, बेरिलियम सिलिकेट। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम के बहुत सारे ओर्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ओर इनमें है डोलोमाइट। ठीक, so you'll remember the term dolomite. Dolomite is an essential ore of magnesium with a composition magnesium carbonate. It's a mixture of basically magnesium carbonate and calcium carbonate. ठीक, similarly दूसरा और जो magnesium का है that is magnesite. ठीक, so magnesite is simply मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नेसाइट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट और है दैट इज एप्समाइट। एप्समाइट इज MgSO4 7 times water, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड एज एप्समाइट। इसका एक और सिंपल नाम भी है, हम इसको एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सो एप्सम साल्ट इज और एप्समाइट इज मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। ठीक, and another very important ore of magnesium is carnallite. ठीक है, कार्नोलाइट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो इसमें मैग्नीशियम एग्जिस्ट होता है इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, KCl, MgCl2 6 times water, this is what we call as carnallite. ठीक है, सिमिलरली अगर कैल्शियम की बात करें, जिसके बारे में अभी हमने बताया, it is the 5th most abundant element in the earth's crust. So calcium mainly exists in the form of limestone.
ठीक, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन का एक और नाम भी है, वी कैन आल्सो कॉल दिस, वी कैन आल्सो से दैट इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर लाइमस्टोन, या आप इसको चॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। चॉक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसकी भी कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होती है। इसी तरीके से आप इसको मार्बल भी बोल सकते हैं, ठीक, यू कैन आल्सो कॉल इट एज मार्बल, ठीक, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज कैल्साइट, ठीक है, आप इसका कैल्साइट भी नाम बोल सकते हैं, ठीक है। सो कैल्साइट कहें, मार्बल कहें, लाइमस्टोन कहें या चॉक कहें, दिस इज द चीफ ओर ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, एंड इट्स कंपोजिशन इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कैल्शियम इज जिप्सम, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जिप्सम क्या होता है, या इसी तरीके से एप्सम किसको कहते हैं, एप्सम साल्ट किसको कहते हैं, ठीक। सो जिप्सम इज calcium sulfate dihydrate, ठीक है, you remember calcium sulfate dihydrate which is called as gypsum, it is one of the main important ores of calcium, ठीक। Similarly एक और है important ore of calcium which you will be remembering, that is fluorspar, ठीक, and fluorspar की composition क्या है, calcium fluoride, calcium fluoride को हम as an ore of calcium we call it as fluorspar, ठीक। फाइनली सिट्रोनियम की अगर बात करें, सिट्रोनियम का एक ही इंपॉर्टेंट और आप याद रखने की कोशिश करेंगे, दैट इज सिट्रोनशियनाइट, ठीक है, एंड सिट्रोनशियनाइट की कंपोजिशन क्या है, सिट्रोनियम कार्बोनेट है ये बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज सिट्रोनियम कार्बोनेट, ठीक। इसी तरीके से लास्ट पे हमारा बेरियम जो है, ठीक है, तो बेरियम का मेन ओर जो है दैट इज कॉल्ड एज बेराइट, BaRyte, बेराइट, ठीक, और बेराइट की कंपोजिशन सिंपल है बेरियम सल्फेट, ठीक। सो बेरियम सल्फेट इज द चीफ ओर ऑफ बेरियम, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट में जो हमने बताया रेडियम, हमने कहा कि इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड दिस रेडियम हैज बीन आइसोलेटेड, ये डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, मैरी क्यूरी एंड his husband, sorry, and her husband Perry Curie, ठीक। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इसको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम, एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन द ओर ऑफ यूरेनियम जिसको हम नाम देते हैं पिच ब्लेंड, ठीक है। सो पिच ब्लेंड के साथ which is basically an ore of uranium, ठीक है ना। यूरेनियम और पिच ब्लेंड के अंदर ही रेडियम को भी मतलब रेडियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड इट वाज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ठीक। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर ऑकरेंस, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं along with their atomic numbers, ठीक। तो अब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद भी लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 1s2 2s2, ठीक। सिंस यू नो 1s2 के बदले में हीलियम लिख सकता हूं, हीलियम कोर लिख सकता हूं, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, हीलियम नोबल गैस कोर, देन यू हैव 2s2, ठीक। इसी तरीके से मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, नियॉन, देन 3s2, ठीक। इसी तरीके से कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 4s2, then you have strontium atomic number 38, then इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, क्रिप्टॉन 5s2, ठीक। then बैरियम इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी xenon 6s2, and then you have रेडियम कॉन्फ़िगरेशन होगी रेडॉन 7s2, ठीक, रेडॉन 7s2। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो दिस इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो अगर मैं इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इनकी, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इनकी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक। तो अगर आप देखें इनकी लास्ट शेल सेकंड शेल है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है, इसकी फिफ्थ, इसकी सिक्स्थ और इसकी सेवेंथ है, ठीक, क्लियर ना। अगर आप देखें इसमें
लास्ट शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर किसी के लास्ट शेल के एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज NS2, ठीक। सो NS2 जो है ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्लियर है बात, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना, इनमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन नहीं है, ठीक। मिसाल के तौर पर यू हैव बीन गिवन द ऑप्शन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सिट्रॉन्शियम, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन नहीं है, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम किनको कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को। तो जब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप पहले ही आपके दिमाग में आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिट्रॉन्शियम, ये सभी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, यू विल रिमेंबर दैट बेरिलियम जो है व्हिच इज द हेड एलिमेंट, हमने ऑलरेडी भी बताया हुआ है ना, एनॉमलस प्रॉपर्टीज शोन बाय हेड एलिमेंट, वी हैव ऑलरेडी सेड दैट जो भी किसी ग्रुप का पहला मेंबर होता है वो एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो जब हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम जो होता है वो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ठीक है ना। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल से बेरिलियम डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है ना। इसीलिए बेरिलियम जो है, बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। सो यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट दैट बेरिलियम इज नॉट ए typical alkaline earth metal, typical alkaline earth metal, ठीक, alkaline earth metal, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट ये जरूर है, लेकिन ग्रुप 2 एलिमेंट्स का दूसरा नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट शो करता है। जैसे कि हमने बताया था कि इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। मगर जब हम बेरिलियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड इज नॉट बेसिक, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। दैट मींस इट कैन एक्ट एज ए बेस, it can act as an acid as well. बात समझ रहे हैं आप, क्लियर, ठीक है ना। So it's a very important point, you note it down. Beryllium is not a typical alkaline earth metal, ठीक। So now we'll discuss about the atomic size of alkaline earth metals, ठीक। सबसे पहली बात, अगर हम in general atomic size of alkaline earth metals की बात करें, you'll remember that जनरल में अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साइजेस को देखते हैं तो इनके एटॉमिक साइजेस बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज, ठीक। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर इन साइज, ठीक। मगर अगर हम इनका कंपैरिजन अल्कली मेटल्स के साथ करें, ठीक है, तो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में इनका साइज छोटा होता है। बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है एक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज अल्कली मेटल का होता है। फिर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक। और क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, ठीक है ना। सो वी विल राइट डाउन दैट इन जनरल दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज, large atomic size but smaller than alkali metals. They are smaller than alkali metals, ठीक। Why are they smaller than alkali metals? Because in alkaline earth metals there is more effective nuclear charge, ठीक। So reason बिल्कुल simple और छोटा है, greater Z effective, greater Z effective, they have a greater effective nuclear charge which shrinks the electron cloud and that is why the atomic size decreases in comparison to alkali metals. लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो इनका atomic size बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, बेरिलियम से हम नीचे चले जाएं, बेरिलियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू कैल्शियम, कैल्शियम टू सिट्रॉन्शियम, सिट्रॉन्शियम टू बैरियम, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक। क्यों इंक्रीज होता है? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन सिंपल है,
इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इनके आयोनिक साइजेस की बात करें, आयोनिक साइजेस का भी क्या होगा, आयोनिक साइज विल आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, फाइन, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम डिस्कस करेंगे, दैट इज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ इन जनरल अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, they have very low ionization energies in general, ठीक है ना, that means इनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना इजी होता है, ठीक। मगर अगर हम इनका कंपैरिजन अल्कली मेटल्स के साथ करें तो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है, पढ़ा है आपने, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी हमने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा, ठीक, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, रिलेटिवली मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक। लेकिन अगर ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल में इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है, कम, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है ना। सो यू विल रिमेंबर आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करें, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है ना, but yeah, I can write IE first. They have low first ionization energy, but larger, yeah, greater, but more IE1 than alkali metals. Alkali metals से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, फाइन, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर सेकंड, अगर हम इनके IE2 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IE2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, IE2 ऑफ alkaline earth metals is greater, is smaller, IE2 of alkaline earth metals is smaller than IE2 of alkali metals, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। पहला, इनका आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल में कम होता है, लेकिन इनका IE1 ज्यादा होता है, मोर IE1 देन अल्कली मेटल्स, ठीक। मगर अगर हम इनके IE2 वैल्यूज की कंपैरिजन का उसका कंपैरिजन करें विद द अल्कली मेटल्स, वी विल फाइंड दैट IE2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम होता है एज कंपेयर टू IE2 ऑफ अल्कली मेटल्स। रीजन क्या है, देखिए मैं एक अल्कली मेटल ले रहा हूं सोडियम, ठीक, और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल ले रहा हूं मैग्नीशियम, फाइन, ठीक है ना। सोडियम की अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 and 1, तो मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए क्या लगेगी, IE1, ठीक। सो IE1 जब मैंने दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 and 8, फाइन, ठीक। मैग्नीशियम की अगर बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 and 2, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इससे भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आई विल हैव टू सप्लाई IE1, ठीक है। तो जब मैंने IE1 सप्लाई किया, मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो गया, Mg पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 8 and 1, फाइन। अब अगर मैं Na पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, आई विल हैव टू सप्लाई IE2, है कि नहीं, ठीक है ना। IE2 जब मैं दूंगा तो मुझे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहां से निकालना है, इट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए वेरी स्टेबल नोबल गैस कोर, ठीक है ना। सो दैट मींस यहां पे मुझे काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुझे कहां से निकालना है, एक कंप्लीट शेल से, एक नोबल गैस कोर से, ठीक। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन मुझे Mg पॉजिटिव से निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें है ना एक एक्स्ट्रा लोन इलेक्ट्रॉन, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए, Mg2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए, 2 and 8, ताकि ये क्या बन जाए, नोबल गैस की तरह बन जाए। दैट मींस
अगर मैं इसको भी Ie2 दे दूं और इसको भी Ie2 दे दूं, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा? मैग्नीशियम पॉजिटिव से, ठीक? तो दैट मींस फॉर दिस स्टेप Ie2 रिक्वायर्ड विल बी वेरी लेस देन Ie2 ऑफ एन अल्कली मेटल। क्लियर है बात? ठीक है ना? नो डाउट इन दैट अगर मैं इनकी Ie1 और Ie2 की बात करूं, दो चीजें हैं, Ie1 of alkali metals is greater than Ie1 of alkaline earth metals, ठीक? तो चलिए मैं इसको A लिखूंगा और इसको AE लिखूंगा, ठीक? So if I write Ie1A, first ionization energy of alkali metals versus first ionization energy of alkaline earth metals, बताइए जी ज्यादा किसका होगा? ज्यादा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसी तरीके से इफ आई राइट Ie2A versus Ie2AE, first ionization energy of second ionization energy of alkali metals versus second ionization energy of alkaline earth metals, ठीक है ना? तो वैल्यू क्या होगा? Ie2 of alkali metals will be greater than Ie2 of alkaline earth metals, ठीक? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, Ie1 of AE alkaline earth metals versus Ie2 of alkaline earth metals, ठीक? तो हमेशा Ie2 का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स Ie1, ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेम एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंपेयर कर रहे हैं विद द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक? तीसरा जो होगा यहां पे, तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं, दैट कैन बी Ie1 of alkaline earth metals versus Ie2 of alkaline earth metals, ठीक? तो हमेशा Ie2 क्या होगा? ज्यादा होगा as compared to Ie1। क्लियर है बात? ठीक है? So this was a brief discussion about their ionization energy. So now we'll discuss about the oxidation states shown by alkali metals, ठीक? ऑक्सीडेशन स्टेट किसको हम कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है अपरेंट चार्ज कितनी होगी एक एटम के ऊपर और एक कंपाउंड के अंदर, ठीक? जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड के अंदर उसके ऊपर कितनी चार्ज प्रेजेंट होती है उस एलिमेंट के ऊपर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? नाउ अगर हम अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, हमने अभी देखा कि इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। So they have two valence electrons in their outermost shell. They will always have a tendency to lose these two electrons, ठीक है ना? और वो क्या बनेंगे? एक नोबल गैस की तरह बन जाएंगे, ठीक है ना? This is their general outer electronic configuration, a noble gas core then NS2। तो अगर हम इनसे दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे, ये किसकी तरह बनेंगे? NS2 नोबल गैस की तरह बनेंगे, ठीक? एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हम देखेंगे वो अपने हर किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है एज M2 पॉजिटिव, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये हमेशा Mg2 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गेट रिड ऑफ दीस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? मगर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि अभी हमने इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की बात की, तो मैंने बताया अगर मैग्नीशियम से मैंने Mg पॉजिटिव बनाया, ठीक? Mg पॉजिटिव से मैं क्या बना रहा हूं? Mg2 पॉजिटिव, ठीक है? अभी हमने कहा कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी Ie1 और Ie2 में Ie2 is always greater than Ie1, ठीक? Ie1 and it has been found that कि इसका Ie2 का वैल्यू जो होता है it is almost twice, Ie2 is twice that of its Ie1। that means अगर मुझे मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो फॉर एग्जांपल मुझे 100 जूल्स ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे Mg पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव बनाना है तो मुझे इसका डबल लगेगा, यहाँ पे 200, ठीक है ना? तो ओवरऑल में कितना यहाँ पे एनर्जी खर्च होगा? 200 प्लस 100 दैट इज 300 जूल्स, ठीक? अब एक सिस्टम के लिए बेहतर चीज क्या रहेगी? क्या वो 100 जूल्स
मतलब क्या हम अगर उस पे 100 जूल्स दे दे, क्या वो 100 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहेगा कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहेगा? ठीक, थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि जितना ज्यादा एनर्जी किसी काम में लगती है वो उतना लेस फीजिबल प्रोसेस होता है। ठीक, तो अगर हम देखें अपरेंटली लगता है mg का mg पॉजिटिव बनना ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू mg का mg2 पॉजिटिव बनना। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि mg पॉजिटिव बनने में एनर्जी कम खर्च होगी और mg2 पॉजिटिव बनने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी mg2 पॉजिटिव ही बनता है, mg पॉजिटिव नहीं बनता है। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, इन सॉलिड स्टेट, ठीक, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, देखिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या Mg पॉजिटिव कब बनाएगा? कोई भी एटम तब तक इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है जब तक ना इसको बॉन्ड बनाना हो। ठीक है ना, सो Mg2 पॉजिटिव तभी बनेगा जब मैग्नीशियम के साथ कोई दूसरा सबस्टेंस रखा जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, मिसाल के तौर पर मैंने मैग्नीशियम को क्लोरीन के सामने रखा, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, और किसको देगा? क्लोरीन को। ठीक, दूसरा क्लोरीन आएगा, ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है ना, तब जाके Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम दो सिचुएशंस कंसीडर करें, एक Mg ने Mg पॉजिटिव बनाया, ठीक है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl नेगेटिव के साथ। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? MgCl, है कि नहीं? ठीक है ना, या अगर Mg ने Mg2 पॉजिटिव बनाया तो कितने Cl आएंगे? 2 Cl नेगेटिव आएंगे। ठीक, तब जाके कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? MgCl2 बनेगा। ठीक, हमने पढ़ा है ना बॉन्डिंग में कि जब भी दो एटम्स नजदीक आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो अगर ये कंपाउंड बना इस वक्त भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये कंपाउंड बना उस वक्त भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, अगर आप लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करें तो मुझे बताइए क्या इस वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि जब ये कंपाउंड बनेगा उस वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? ठीक, जाहिर सी बात है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, इसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और इसमें मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है ना, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक, और ये एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी दैट इट विल कंपनसेट फॉर द लॉस जो इसको Mg2 पॉजिटिव बनाने के लिए लग रहा था। ठीक है ना, तो हमने बताया ना Mg2 पॉजिटिव बनाने के लिए 300 जूल्स लगेंगे। ठीक, अगर इसने ये कंपाउंड बनाया तो उस वक्त एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि वो 300 जूल्स को भी कंपनसेट कर देगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, सो सॉलिड स्टेट में जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये Mg2 पॉजिटिव क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, डेल्टा H लैटिस इज मोर, डेल्टा H लैटिस इज मोर फॉर M2 पॉजिटिव, ठीक, देन M पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये Mg पॉजिटिव बनाता तो यहां पे एनर्जी कम ही लगती, लेकिन जब Mg पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा तो उस वक्त लैटिस एनर्जी भी कम ही निकलेगी। ठीक है ना, और सिस्टम हमेशा वो काम करता है जिस काम में उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो। ठीक, सिस्टम्स हमेशा लालची होते हैं, वो हमेशा वही काम करते हैं जहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, यहां पे कम एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, तो ये हमेशा यही वाला प्रोसेस प्रेफर करेंगे। हालांकि इस प्रोसेस के लिए Mg2 पॉजिटिव बनने के लिए एनर्जी थोड़ी ज्यादा लग रही है, मगर वो कंपनसेट हो जाएगा तब जब ये बॉन्ड बना देगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें, एक्वस मीडियम, ठीक, एक्वस मीडियम, तो अगर मैं Mg पॉजिटिव को भी एक्वस मीडियम में डालूं और Mg2 पॉजिटिव को भी एक्वस मीडियम में डालूं, ठीक है ना, यू नो एक्वस मीडियम का मतलब वाटर में डाल दिया, वाटर में जैसे ही मैं किसी आयन को डालूंगा व्हाट विल हैपन,
वहां पे हाइड्रेशन होगी और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस पे। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक, सो इन एक्वस मीडियम formation of M2 positive is favored in solid state due to increase in lattice energy and in aqueous medium due to increase in hydration energy। ठीक है, increase in hydration energy, increase in hydration energy। ठीक, so that is why alkaline earth metals M positive के बजाय क्या बनाते हैं? M2 positive। ठीक है, so now let's discuss about the metallic character of alkaline earth metals। ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इन जनरल लो होती है। सो वी कैन से दैट दे आर अगेन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, सो वी कैन सिंपली से दैट नंबर वन थिंग इज दैट कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं दे एक्ट एज टिपिकल मेटल्स। ठीक है, दे एक्ट एज टिपिकल मेटल्स। ठीक, they act as typical metals, they are highly electropositive, highly electropositive। क्यों है highly electropositive? because क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो काफी कम होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, and because of this thing they show all the properties of metals, they show all the properties of metals, all the properties of metals। ठीक, like they are malleable, they are ductile, they are sonorous, they have shining surfaces, they are good conductors of heat and electricity, and all those properties which are shown by the metals। ठीक, एक और important चीज वो ये कि they are however less metallic than alkali metals, less metallic than alkali metals। ठीक, ये क्या होते हैं? लेस मेटालिक होते हैं अल्कली मेटल से। क्यों लेस मेटालिक होंगे, क्यों लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे? क्योंकि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक, बिकॉज IE1 is because ionization energy is greater than alkali metals, ठीक, than alkali metals। ठीक है ना, तो अब अगर हम इनके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको याद होगा कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ना चार्ज ऑफ द कर्नल्स पे और साइज ऑफ द कर्नल्स पे। ठीक, अगर हम इनकी चार्जेस की बात करें, क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, वो कौन सा आयन बनाते हैं? वो 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो होगा मेटालिक क्रिस्टल में वो भी ज्यादा होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनका साइज छोटा होता है ना अल्कली मेटल से। ठीक, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द कर्नल एंड मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कर्नल, more will be the force of attraction between the kernels and the mobile electrons। ठीक, as a result of that more will be the metallic bond strength। ठीक है ना, metallic bond strength is greater than alkali metals। ठीक, greater than alkali metals। ठीक, और अगर आपको याद होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेटालिक बॉन्ड कैरेक्टर में क्या रिलेशनशिप होता है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो इनके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं? ज्यादा, और उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? लेस देन द अल्कली मेटल्स। ठीक, एंड व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर? डाउन द ग्रुप, शाबाश, down the group। That means if we move from beryllium to magnesium to calcium to strontium to barium। ठीक, what will happen to the this metallic character? Down the group metallic character increases, down the group मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है ना, क्यों होगा इंक्रीज बाय मेटालिक कैरेक्टर? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे साइज ऑफ द कर्नल्स क्या होगा? इंक्रीज। साइज ऑफ द कर्नल्स जब इंक्रीज होगा
तो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक। या हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। जैसे हमने अल्कली मेटल्स में कहा था कि डेंसिटी जो है वो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और वहां पे हमने अल्कली मेटल्स में देखा था कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे मास का जो इंपैक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, विद एन एक्सेप्शन ऑफ पोटेशियम, ठीक है ना। अनलाइक दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, जैसे अल्कली मेटल्स एक रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं डेंसिटीज में, यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते हैं, ठीक। अलबत्ता वहां पे क्या देखा जाता है, बेरिलियम से कैल्शियम तक जब हम जाते हैं अप टू कैल्शियम डेंसिटी डिक्रीजेस and then onwards density increases, ठीक। जैसा कि हमने यहाँ ग्राफ पे दिखाया है, if we plot a graph between atomic number versus density, ठीक। so बेरिलियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर मैग्नीशियम की उससे कम, कैल्शियम की सबसे कम डेंसिटी होती है, कैल्शियम से आगे स्ट्रोंशियम की डेंसिटी ज्यादा होती है और बैरियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे ये एक्सेप्शनल ट्रेंड क्यों देखा जाता है, क्योंकि डेंसिटी जो डिपेंड करता है मास पे और वॉल्यूम पे, ठीक है ना। सो अप टू कैल्शियम वॉल्यूम जो है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। सो मास का इंपैक्ट कैल्शियम से आगे स्ट्रोंशियम और बैरियम के केस में मास जो होता है वो ओवरकम करता है टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक। सिंस वी नो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और एटॉमिक मास भी बढ़ता है, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अप टू कैल्शियम impact of volume is more pronounced as compared to impact of mass, and beyond calcium impact of mass is more pronounced as compared to the impact of volume, ठीक। और अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इफ यू रिमेंबर कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2, है ना, 4s2, ठीक। तो मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे लिखूं, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक, 4s2। अब जैसे हमने पोटेशियम में एक्सप्लेन किया था कि वहां पे हमने बोला था क्योंकि इसकी लास्ट बट वन शेल जो है वो थर्ड शेल है और इसमें 3s के साथ साथ 3p भी होगा और 3d भी होगा, ठीक है ना। 3s2 3p6 we can write 3d0 4s2, ठीक। तो जैसे हमने पोटेशियम में कहा था कि 4s इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं टू द 3d सबशेल बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s। सिमिलरली कैल्शियम के केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, 4s के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टू द 3d और चूंकि 3d का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा फैल जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस वेरी मच, और जब वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक। सो ओवरऑल में हम कहेंगे the densities does not show a regular trend, there is a decrease in the density from beryllium to calcium and from calcium up to barium density increases, ठीक। Similarly next एक property है that is called as flame coloration, ठीक है। flame coloration के बारे में भी हमने बताया हुआ है, flame coloration का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। हमने बताया था कि अगर हम बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर साल्ट्स को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है ना, तो उस बंसन बर्नर की फ्लेम जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर हमें मिलता है, जैसे हमने अल्कली मेटल्स के केस में देखा था। बिल्कुल वैसे ही जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या उनके साल्ट्स को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द बंसन फ्लेम, इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द बंसन फ्लेम, ठीक है ना। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो जो आप याद रखेंगे वो ये कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनके साल्ट्स जो होते हैं दे शो नो कलर, ठीक है ना। इनकी वजह से बंसन बर्नर की फ्लेम कलर चेंज नहीं करती है, ठीक। हाउएवर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम की अगर हम बात करें, दे गिव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द बंसन फ्लेम, ठीक। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम गिव्स, कैल्शियम के साल्ट्स जब स्प्रिंकल करते हैं ऑन द बंसन फ्लेम, इट गिव्स ए
crimson red color. It gives a brick red color. ये एक brick red color देता है, ठीक. Strontium gives crimson red color, and barium के salts जो होते हैं they give a grassy green color. Grassy green color to the Bunsen flame. ठीक है ना? Now the thing is कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स कलर क्यों शो नहीं करते हैं? अगर आपको याद होगा हमने कहा था कलर तब अराइज होगा जब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो हायर एनर्जी लेवल्स पे प्रमोट हो जाएंगे. जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तब वो एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन. ठीक. मगर चूंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज काफी कम होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज काफी कम होता है, साइज कम होने की वजह से क्या होगा, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है they will be tightly held with the nucleus. ठीक है ना? और जब वो टाइटली हेल्ड होंगे, जब बंसन बर्नर के ऊपर उसको डालते हैं, बंसन बर्नर के अंदर उतनी, उस फ्लेम के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उस टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर सके, एक्साइट कर सके फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. और जब एक्साइटेशन होगी ही नहीं, डी एक्साइटेशन भी नहीं होगी, एनर्जी विल नॉट बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स जो होते हैं, दे डू नॉट गिव एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द बंसन flame. However, calcium, strontium and barium, they give a characteristic color to the Bunsen flame. ठीक? And this color is obtained because of the excitation of the electrons from lower energy to higher energy. When the excited electron returns back to the ground state, it releases energy in the form of a photon in visible spectrum. That is why a characteristic color is obtained. So next property हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, दैट इज देयर हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक. सो हाइड्रेशन एनर्जी हमें ऑलरेडी पता है. हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जब हम किसी भी स्पीशीज को वाटर में डालते हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड आ जाते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज्ड एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. नाउ हाइड्रेशन एनर्जी हमें पता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. ठीक है. तो अगर हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करें, वी नो अल्कली मेटल्स दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ M पॉजिटिव आयंस और हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो बनाते हैं M2 पॉजिटिव आयंस. ठीक. तो जाहिर सी बात है जब अगर हम अल्कली मेटल आयंस को भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस को भी वाटर में डाल दें, ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज होगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में. ठीक. सो वी कैन से दैट जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स एंड इट हैज बीन फाउंड दैट their hydration energy is 4 to 5 times greater than that of alkali metals. ठीक. So group 2 elements have hydration energy 4 to 5 times greater than alkali metals. ठीक. रीजन क्या है? रीजन है इनका ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है और छोटा साइज होता है. ठीक है. एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. ठीक. नंबर सेकंड, अगर हम विद इन द ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, व्हाट विल हैपन टू द हाइड्रेशन एनर्जी व्हेन वी विल मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप? सो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक. सो नंबर सेकंड पॉइंट विल बी डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक. सो दैट मींस सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी दैट विल बी ऑफ बेरिलियम 2 पॉजिटिव, उससे कम होगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, उससे कम होगी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, उससे कम होगी बेरियम 2 पॉजिटिव की और उससे कम होगी स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड देन बेरियम 2 पॉजिटिव. ठीक है. इसी तरीके से क्योंकि हमने भी बताया इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है और अगर हम इनको वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, इनको वाटर में डालते हैं या इनके सॉल्यूशंस या इनके कंपाउंड्स जब वाटर में बनते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें, दे retain water of hydration in their compounds. Because of high hydration energy, they retain some water molecules in their crystals. ठीक है. So next point होगा due to high hydration energy,
their compounds retain water of hydration and therefore exist as hydrates, ठीक है ना, therefore they exist as hydrates. For example, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव BeCl2, ठीक, इसी तरीके से MgCl2, इसी तरीके से CaCl2, SrCl2, BaCl2, ठीक. So these are the compounds of, or we can say halides of alkaline earth metals, ठीक है. और अगर हम इनके halides को वाटर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन करते हैं एक्वस मीडियम में, इनको प्रिपेयर करते हैं एक्वस मीडियम में, what they do, due to their high hydration energy they retain certain water molecules. For example, beryllium chloride exists करता है as BeCl2 4 times water, MgCl2 exists as hexahydrate, CaCl2 exists as hexahydrate, strontium chloride exists as hexahydrate and barium chloride exists as dihydrate. बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना. ये क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है और जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिटेन करते हैं, ठीक है ना. बात समझ रहे हैं आप, ठीक. अब व्हाट विल हैपन टू द हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप? हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. इसीलिए हम देखते हैं कि बैरियम क्लोराइड जो है वो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रिटेन नहीं कर पाता है. बैरियम क्लोराइड ओनली रिटेन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. द रीजन इज दैट द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक. हाउएवर बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, बेरिलियम क्लोराइड में भी सिर्फ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना. ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, हालांकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रिटेन क्यों नहीं करता है? रीजन ये है कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था अल्कली मेटल्स के अंदर जब हमने हाइड्रेशन की बात की थी तो हमने बताया था बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है ना. तो अगर आप बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, इन बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम एक्सिस्ट्स एज Be2 पॉजिटिव, ठीक. तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा इट इज 2s2 2p0, ठीक. लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s0 2p0. सो दैट मींस आई कैन शो इट लाइक दिस 2s एंड 2p, ठीक है. नाउ क्योंकि इसके पास 1 2 3 और 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए सिर्फ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के फॉर्म में वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होता है, ठीक. इट कैन नॉट टेक अप 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. अलबत्ता अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p0 3d0, ठीक है. तो इसके पास Mg2 पॉजिटिव अगर होगा तो 3s0 होगा. दैट मींस इसके पास 3s भी अवेलेबल है, 3p के 3 ऑर्बिटल्स है और 3d के 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक. अब चूंकि हमने बताया था कि ज्यादा 6 से भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक. इसीलिए मैक्सिमम अप टू 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ये रिटेन कर पाते हैं. बात समझ रहे हैं आप? क्लियर. सो अब अगर हम इनके कंपाउंड्स के नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो जब हम इनके कंपाउंड्स को देखते हैं वी सी दैट यू रिमेंबर दैट इनके जो कंपाउंड्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्टली आयोनिक इन नेचर, ठीक है. सो नंबर फर्स्ट थिंग इज दैट दे फॉर्म predominantly ionic compounds, predominantly आयोनिक कंपाउंड्स. तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर आयोनिक इन नेचर. जाहिर सी बात है हमने पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन है वो ये कि एटम जो होना चाहिए इट शुड बी वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो दैट इज व्हाई दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक. सो पहला पॉइंट दे फॉर्म प्रेडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है. नंबर सेकंड थिंग इज दैट अगर हम इनके आयनिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक. आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी का क्या होगा डाउन द ग्रुप, ठीक. तो शाबाश, जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतना कैटायन बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. कैटायन बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होने का मतलब आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक. सो नंबर सेकंड थिंग इज दैट डाउन द ग्रुप टेंडेंसी to form
ionic compounds increases, tendency to form ionic compounds increases. ठीक, रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक. नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट, अगर हम इनके कंपाउंड्स को अल्कली मेटल के कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है, यू विल रिमेंबर दैट इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर लेस आयोनिक देन द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है ना? सो अल्कली मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक. हाउएवर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर लेस आयोनिक एज कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स. ठीक है? सो नंबर थर्ड पॉइंट इज their compounds are less ionic. Their compounds are less ionic than alkali metal compounds. ठीक. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स लेस आयोनिक होते हैं देन अल्कली मेटल्स. रीजन क्या होगा? शाबाश, हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है. ठीक. फेजन्स रूल्स के बेसिस पे हमने समझाया था. ठीक है? तो हमने बोला था कि जो भी आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर आता है. ठीक है? और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? वो तब ज्यादा होगा जब कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक. तो अगर आप अल्कली मेटल के कंपाउंड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स को कंपेयर करें, अल्कली मेटल के कंपाउंड्स में कौन सा आयन होगा? M पॉजिटिव. और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स में M2 पॉजिटिव होगा. जाहिर सी बात है M2 पॉजिटिव आयंस जो है इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. मोर इज द पोलराइजिंग पावर, लेसर इज द आयोनिक कैरेक्टर. ठीक. सो व्हाट इज द रीजन फॉर देयर compounds having lesser ionic character than alkali metals? The reason is that इनके cations का polarizing power जो होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है? So we can say the reason is more polarizing power, high polarizing power of M2 positive ions. Fine. High polarizing power of M2 positive ions. ठीक है? एक बहुत ही important point number 4 is that beryllium जो होता है, beryllium forms predominantly covalent compounds. बेरिलियम के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर होते हैं. ठीक. सो इट जस्टिफाइज दैट पॉइंट जब हमने कहा था कि बेरिलियम इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टिपिकल अल्कली मेटल. क्यों? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. एक प्रॉपर्टी आप यहां पे भी देख रहे हैं कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर. हाउएवर बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्रेडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर. अब व्हाट इज द रीजन फॉर बेरिलियम टू फॉर्म प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स? ठीक. ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाएगा ज्यादातर? क्योंकि हमने अभी देखा कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव जो है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन का पोलराइजिंग पावर जो होता है दैट इज हाईएस्ट. ठीक. पूरे ग्रुप में बेरिलियम 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है. सो मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड. क्लियर? ठीक. बेरिलियम के साथ साथ नंबर 5 Magnesium also has a tendency to form covalent compounds. ठीक है? मैग्नीशियम भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. क्यों बनाएगा मैग्नीशियम भी कोवेलेंट कंपाउंड? क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप होता है. तो लिथियम बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है. वैसे ही मैग्नीशियम की सिमिलैरिटी इन पोलराइजिंग पावर विद दैट ऑफ द लिथियम, इट अगेन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है? सो व्हाट विल बी द रीजन फॉर मैग्नीशियम? पोलराइजिंग पावर इसका भी ज्यादा होता है तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. और सिंपली वी कैन से द रीजन इज इट्स डायगोनल रिलेशन विद lithium.
विद लिथियम, ठीक, चूंकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर और मैग्नीशियम का पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट सेम होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जैसे लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है वैसे ही मैग्नीशियम भी कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है, ठीक है। अब लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि बेरिलियम के बारे में हमने अभी कहा कि बेरिलियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट इन कैरेक्टर, ठीक। नाउ यू विल राइट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस थिंग कि बेरिलियम के कंपाउंड्स एनहाइड्रस स्टेट में, बेरिलियम के कंपाउंड्स नंबर 6 कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम इन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिटेन ना किया हो, ठीक है, इन एनहाइड्रस कंडीशन और कोवेलेंट while as in hydrated state, while as in hydrated state it forms ionic compounds, it forms ionic compounds, ठीक है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि बेरिलियम के कंपाउंड सिर्फ एनहाइड्रस स्टेट में क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर, लेकिन जब वो हाइड्रेटेड स्टेट में होंगे तब उनके कंपाउंड्स का नेचर आयोनिक होता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आप फिर से रिकैप करें कि बेरिलियम क्यों कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि बेरिलियम 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक। अगर किसी तरीके से बेरिलियम 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर कम हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो उसका कंपाउंड ज्यादा प्रेडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक। से फॉर एग्जांपल मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं, BeCl2, ठीक, दो कंडीशंस में, बेरिलियम क्लोराइड इन एनहाइड्रस स्टेट एंड बेरिलियम क्लोराइड इन द हाइड्रेटेड स्टेट, जो अभी हमने बताया BeCl2 4 टाइम्स वाटर, ठीक है, BeCl2 4 टाइम्स वाटर, फाइन, ठीक। तो अगर मैं यहां पे देखूं पहले वाले केस में एनहाइड्रस स्टेट में, एनहाइड्रस स्टेट में बेरिलियम किस तरह एग्जिस्ट होगा, एज Be2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, फाइन, ठीक है। और बेरिलियम 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रेटेड स्टेट की बात करूं, हाइड्रेटेड स्टेट में मैंने अभी समझाया ना कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव बेसिकली होगा ऐसे 2s0 2p0, ठीक है, 2s0 2p0। तो इसके पास जो 4 अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां पे बेरिलियम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं होगा बल्कि हाइड्रेटेड बेरिलियम के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। दैट मींस बेरिलियम हियर विल बी लाइक दिस, BeH2O होल 4 हाइड्रेटेड बेरिलियम आयन, है कि नहीं। इसके बाहर 2 Cl नेगेटिव आयंस लगे होंगे, ठीक, 2 Cl नेगेटिव आयंस होंगे, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, फाइन, समझ रहे हैं आप। यहां पे बेरिलियम एज सच बेरिलियम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, लेकिन इस वाले केस में, हाइड्रेटेड केस में, दरअसल बेरिलियम Be2 पॉजिटिव के केस फॉर्म में नहीं होगा बल्कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। सो एंड यू नो हाइड्रेशन जब इसकी होगी हाइड्रेटेड स्टेट और एनहाइड्रस स्टेट में, ज्यादा साइज किसका होगा, हाइड्रेटेड स्टेट का साइज ज्यादा होगा। तो हाइड्रेटेड स्टेट में जब साइज ज्यादा होगा, आयन का साइज ज्यादा हो गया, आयन का साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर विल डिक्रीज, ठीक। सो व्हेन द पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, उसके कंपाउंड के अंदर जो नेचर होगा वो बिल्कुल आयनिक होगा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट बेरिलियम एनहाइड्रस कंडीशन में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्यों, क्योंकि एनहाइड्रस कंडीशन में आयन कौन होगा, प्योर Be2 पॉजिटिव, और इसका पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाइड्रेटेड स्टेट में बेरिलियम एज नेकेड Be2 पॉजिटिव नहीं रहता है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट एज हाइड्रेटेड बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। और हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा और वी कैन से आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करके और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक।
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दियर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमने लास्ट टाइम भी समझाया था। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक, और जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमने अभी इसके बारे में हमने अभी देखा कि दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, और जो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है वो दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। नंबर सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हम इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से ज्यादा होती है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उतना फिजिबली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे जितना अल्कली मेटल्स देंगे। ठीक है, दैट मींस कि दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो अल्कली मेटल से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन उतना इजीली नहीं निकलेगा जितना इजीली अल्कली मेटल्स में निकलेगा। ठीक, सो वी कैन से दैट दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स than weak reducing agents than alkali metals, alkali metals. And what is the reason? The reason is their high ionization energy. ठीक, high ionization energy. Fine. Now what will happen to their reducing character down the group? शाबाश, down the group reducing character का क्या होगा? down the group ionization energy क्या होती है? डिक्रीज। ionization energy डिक्रीज होने का मतलब down the group इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, so that means down the group reducing character increases, reducing character increases, down the group reducing character increases. That means बेरिलियम 2 पॉजिटिव जो है, ठीक, बेरिलियम जो है वो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उससे अच्छा होगा मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट, उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम, उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रोंशियम, उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेरियम। ठीक है, एंड दिस ऑर्डर इज वैलिड बोथ फॉर द गैसियस स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस स्टेट। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रिएक्टिव। और अगर हम इनको एक्सपोज रखेंगे टू द एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक, सिमिलरली दे आल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। ठीक है, सो केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में हम बताएंगे दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, they react with oxygen to form oxides from the atmosphere, and they react with nitrogen to form nitrides, ठीक, so that means इनका corrosion हो जाएगा अगर हम इनको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रखेंगे। ठीक है, so if you have a metal you treat it with air से ऑक्सीजन ले लेगा and it will result in the formation of oxide। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ऑक्साइड में O2 माइनस होगा और मेटल भी ऑलरेडी 2 पॉजिटिव बनाता है, सो इट विल फॉर्म MO ऑक्साइड। ठीक, इसी तरीके से इन एडिशन टू दैट मेटल आल्सो रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ M3N2, दैट इज द नाइट्राइड। ठीक, मेटल नाइट्राइड। ठीक है, ये रिएक्शन सभी दिखाते हैं। ठीक, तो इनका एक्सपोजर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, एंड दे विल गेट टार्निश्ड, दे विल गेट कोरोडेड। ठीक है, बट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम आर
काइनेटिकली इनर्ट और काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। क्या मतलब काइनेटिकली इनर्ट? देखिए रिएक्शंस में दो कंट्रोल्स होते हैं, एक है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल हमें ये कहेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इफ द रिएक्शन हैज डेल्टा जी नेगेटिव इट विल टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा होता है काइनेटिक्स, काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक्स कहता है कि ये रिएक्शन कितना तेजी से होगी, ठीक। सो थर्मोडायनेमिक्स हैज डील्स विद द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक। ये रिएक्शन कितना तेजी से होगी, ठीक। तो अगर हम कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में रखेंगे उसकी टार्निशिंग होगी, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम उतना ज्यादा टार्निश नहीं होते हैं, वो उतनी ज्यादा काइनेटिकली मतलब वो रिएक्शन उतनी तेज नहीं होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, वो जैसे ही ऑक्सीजन के मतलब इसमें कांटेक्ट में आ जाएगी, it will result in the formation of an oxide layer, ठीक। और वो ऑक्साइड लेयर क्या करती है? वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ठीक है ना। वो ऑक्साइड लेयर इतनी टफ होती है कि वो उस बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल के इर्द गिर्द उसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक। और ये इसको फर्दर रिएक्ट करने नहीं देता है। दैट इज हाउ वी जस्टिफाइड बाय सेइंग दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। सो व्हाई दे आर काइनेटिकली इनर्ट? Because the oxide layer of beryllium and magnesium acts as a protective covering, और बाकी जो है कैल्शियम, सिट्रोनिशियम और बैरियम जो है उनके ऊपर जब जो ऑक्साइड लेयर होती है वो उनके ऊपर चिपकती नहीं है, वो गिर जाती है। तो जब वो गिरेगी नया मेटल एक्सपोज होगा, फिर से रिएक्शन होगी एंड द रिएक्शन विल कंटिन्यू, ठीक। बट इन केस ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वो चिपक जाती है ऑक्साइड की लेयर, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने 7th या 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा सबों ने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक। सो इफ यू रिमेंबर, आपने जब उसको फ्लेम के ऊपर रखा होगा मैग्नीशियम को, सो वो बर्न नहीं होता है। इसलिए टीचर आपसे कहता है कि पहले पहले उस मैग्नीशियम रिबन को हमें रब करना पड़ता था सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब क्यों करते थे? ताकि उसके ऊपर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो पहले उठ जाए, उसके बाद मैग्नीशियम एक्सपोज हो जाएगा और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच बर्न्स विद अ डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। सो ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। नंबर सेकंड विल बी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और वी विल से फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक। सो व्हेन वी हीट, जब हम बर्न करते हैं अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? वहां पे ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। सो इफ वी टेक अ मेटल एंड वी ट्रीट इट विद ऑक्सीजन, वी हीट इट एंड वी विल गेट मेटल ऑक्साइड। हमें क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक। लेकिन ख्याल रखें कि हमें पहले वो सैंड पेपर से साफ करना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से वहां पे लगी हुई है, वो उठ जाए और हमारा मेटल एक्सपोज हो जाए, फाइन, ठीक है। सो अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, alkali metals they result in the formation of metal oxides of the formula MO, ठीक है। Number second thing is that in addition to the formation of oxides, they also form superoxides. They also form superoxides. क्या बनाते हैं? ये superoxides भी बना देते हैं, ठीक है ना। Say for example, you have metal, एक तो MO भी बनाएगा और उसके साथ साथ ये MO2 भी बनाएंगे, ठीक है, MO2, ठीक। सॉरी, नॉट सुपर ऑक्साइड्स, इन एडिशन टू द ऑक्साइड्स दे फॉर्म पेरोक्साइड्स, ठीक है ना, वो पेरोक्साइड्स बनाते हैं क्योंकि O2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज
और M के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, O2 2 माइनस वाले आयन को हम क्या नाम देते हैं, पेरोक्साइड, ठीक। सो वी विल से इन एडिशन to the formation of oxides upon reaction with oxygen they also result in the formation of peroxides, ठीक, except beryllium, so आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, in addition to the formation of oxides they also form peroxides except for beryllium. That means अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम को जब हम हीट करेंगे in presence of oxygen it will form magnesium oxide, it will also form magnesium peroxide, ठीक। कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड भी, ये कैल्शियम पेरोक्साइड भी बनाएगा, स्ट्रोंशियम बनाएगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी, ये स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड भी बनाएगा, बैरियम बनाएगा बैरियम ऑक्साइड भी और बैरियम पेरोक्साइड भी बनाएगा। लेकिन बेरिलियम जो है ये सिर्फ मोनो ऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो फिर से आप देख रहे हैं कि बेरिलियम बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। फाइन, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड थिंग इज दैट वी से कि पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरोक्साइड फॉर्मेशन increases down the group, peroxide formation increases down the group, peroxide formation increases down the group। क्या मतलब ये कि अगर हम मैग्नीशियम और बैरियम को बर्न करें इन ऑक्सीजन, बैरियम ज्यादा पेरोक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम कम पेरोक्साइड बनाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर O2 माइनस आयन और पेरोक्साइड के अंदर O2 2 माइनस आयन। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि पेरोक्साइड का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑक्साइड, ठीक है। और अगर आप ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड छोटा आयन है, मैग्नीशियम छोटा आयन है, ठीक। हमने बताया था रूल, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर आयन, ठीक। सो मैग्नीशियम भी छोटा, ऑक्साइड आयन भी छोटा, छोटा कैटायन छोटे एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, मैग्नीशियम छोटा, पेरोक्साइड बड़ा, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, यहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ज्यादा। लेकिन अगर हम बैरियम की बात करें, बैरियम का साइज बड़ा, ऑक्साइड का आयन का साइज छोटा, ठीक है ना। सो बड़ा कैटायन छोटा एनायन, लेस स्टेबिलिटी। पेरोक्साइड में बैरियम 2 पॉजिटिव O2 2 माइनस, बड़ा कैटायन बड़ा एनायन, ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दैट मींस पेरोक्साइड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बैरियम जो होता है, बैरियम पेरोक्साइड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। बैरियम पेरोक्साइड इज मोस्ट स्टेबल, दैट मींस बैरियम की अगर हम combustion करें in presence of oxygen, it will result in the formation of large quantity of peroxide rather than oxide। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। And what is the reason? The reason is, you can write, the reason is because of this fact that larger cation stabilizes larger anion and smaller cation stabilizes smaller anion। अब जैसा कि हमने बताया कि बैरियम की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे वहां पे पेरोक्साइड ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू द ऑक्साइड, ठीक है। इसलिए अगर हमें बैरियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करना है, हम वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक। सो अगर हमें ऑक्साइड्स को बनाना है, एक तो मेथड है डायरेक्ट उनकी ऑक्सीडेशन करें। इन एडिशन टू दैट वी कैन आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स बाय सम अदर मेथड्स, ठीक। जैसे कि हम ऑक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, by thermal decomposition of their carbonates, and sulfates, ठीक। कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। तो चूंकि हमने बताया कि पहले मेथड की जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम बैरियम ऑक्साइड नहीं प्रिपेयर करेंगे क्योंकि बैरियम पेरोक्साइड जल्दी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई भी ऑक्साइड प्रिपेयर करना है हम इस मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ए मेटल कार्बोनेट। इस कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? कार्बोनेट आयन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होती है, मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव, सो फार्मूला विल बी MCO3। और इस मेटल कार्बोनेट को जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर हम इसको हीट करें इट गेट्स थर्मली डिकम्पोज्ड, ठीक। और ये क्या बनाता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, वो क्या देगा, वो देगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से अगर हमने इनके सल्फेट्स लिए MSO4, इनको अगर हम हीट करें, दे विल अगेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MO सॉलिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो अगर हमें बैरियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करना है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से ज्यादा अच्छा मेथड होगा कि हम बैरियम कार्बोनेट लाएं, उसको थर्मली डिकम्पोज करें, वी विल गेट बैरियम ऑक्साइड। फाइन, ठीक है। इसी तरीके से now we'll be discussing some important characteristics of these oxides. Characteristics of oxides. Characteristics of oxides, ठीक। नंबर 1 पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी ऑक्साइड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दे आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक, बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट होता है और बाकी ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर आयोनिक इन नेचर। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड और कोवेलेंट in nature or ionic in nature। ठीक, सो बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, और बेरिलियम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीमेरिक। दैट मींस बहुत सारे बेरिलियम ऑक्साइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। ठीक, इट हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। फाइन। नंबर 2, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स जो है आयोनिक इन नेचर है, इनकी क्रिस्टल लैटिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। ठीक, तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब चूंकि ये आयनिक कंपाउंड्स है और आयनिक कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हम मेजर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो इफ वी राइट बेरिलियम ऑक्साइड, if we write the oxides, beryllium oxide, magnesium oxide, calcium oxide, strontium oxide and barium oxide। ठीक, तो अगर हम इन ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक, तो बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कोवेलेंट इन नेचर है, इसमें क्रिस्टल लैटिस का कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब लैटिस एनर्जी का कोई रोल नहीं होगा। देन यू हैव Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। ठीक, तो इनके लैटिस एनर्जीज का क्या ऑर्डर होगा, Mg2 पॉजिटिव का लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और बेरियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक, ओवरऑल ऑर्डर आप देखेंगे, याद रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड और उससे कम बेरिलियम ऑक्साइड, उससे कम बेरिलियम ऑक्साइड, देन यू हैव स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और सबसे कम होता है बेरियम ऑक्साइड का। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड हालांकि कोवेलेंट इन नेचर है, मगर चूंकि इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने का मतलब इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स बने होते हैं। ठीक, और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। सो यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, और लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द crystal, melt the lattice of beryllium oxide। ठीक, इन जनरल मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा और सबसे लोएस्ट बेरियम ऑक्साइड का होगा। बेरिलियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता है, लेकिन इनसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट इन नेचर होगा। फाइन, क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट द थर्ड वन, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है इनका बेसिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर। ठीक, क्योंकि हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेफिनेशन ही बताई थी, इनको इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहां पे आप याद रखेंगे कि अगर मेरे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स है, बेरिलियम ऑक्साइड है, देन वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, you'll remember that basic,
ये सभी बेसिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। हमने पहले ही कहा था कि बेरिलियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक, इट एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे एक्ट एज वीक बेसिस, दे आर वीकली बेसिक and these are strongly basic, ठीक। so that means basic character का क्या हो रहा है down the group, basic character increases down the group, ठीक है। अगर आपको पता याद होगा हमने periodic properties में पढ़ा था, ठीक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा कि जो बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड्स का, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। और जितनी ज्यादा मेटल की, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मेटल की, उतना वो एसिडिक होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना बेसिक होता है, ठीक। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, बेरिलियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब कभी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, ठीक है। सो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड दे आर वीक बेसिस, एंड स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्साइड दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, फाइन, ठीक। अब एक लास्ट एक प्रॉपर्टी इनकी वो ये कि अगर हम इन ऑक्साइड्स की रिएक्शन करते हैं, अगर हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हैं, ठीक है, अगर ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हैं तो क्या होगा,